बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू किए हुए हैं। आज इसी चैप्टर में से हमने एक टॉपिक पढ़ना है जो कि रिलेटेड है विद फोर्सेस, और उस टॉपिक का नाम है कॉन्करेंट फोर्सेस। अब कॉन्करेंट वर्ड का इसमें क्या मतलब है और इसको फोर्सेस के साथ क्यों रिलेट किया गया है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है तो उस फोर्स का कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन होता है। यानी जब फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है तो वो अपना इफेक्ट किसी ना किसी पॉइंट पर ऑन दैट ऑब्जेक्ट शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए आप सपोज करें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट पर आप 2 फोर्सेस अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह कि एक फोर्स है राइट साइड पर और एक फोर्स है लेफ्ट साइड पर। अब इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, यानी जिस पॉइंट पर ये इस ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट शो करेंगी, वो पॉइंट ये वाला होगा और ये कॉमन होगा दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। सो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस इस तरह अप्लाई हो रही हों कि उनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिल रहा हो, तो ऐसी फोर्सेस कहलाती हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। और इस वक्त ये दोनों फोर्सेस एक ही प्लेन या एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अगर आप गौर करें तो इस ऑब्जेक्ट पर कुछ और फोर्सेस भी अप्लाई हो रही हैं। जिस जगह पर आपने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया होगा वहां इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और उस सरफेस का जो रिएक्शन होगा, जिसे आप नॉर्मल फोर्स कहते हैं, वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। अगर आप गौर करें तो इन चारों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां आप कह सकते हैं कि इन 4 फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इस वक्त इफेक्ट शो कर रहा है। और ये पॉइंट, जिसको आप कॉमन पॉइंट कह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहलाता है। आपने बहुत कॉमन एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं कि अगर किसी टेबल पर आप बुक को प्लेस करते हैं तो उस बुक का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और टेबल का जो बुक पर नॉर्मल रिएक्शन होता है वो अपवर्ड होता है। इस सिचुएशन में भी 2 फोर्सेस हैं और इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऑब्वियसली एक कॉमन पॉइंट है। सो ये Fn और वेट, ये दोनों भी कहलाएंगी कॉन्करेंट फोर्सेस। इसी तरह अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ होगा, वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो होगी वर्टिकली अपवर्ड। अब इन दोनों फोर्सेस का भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही कॉमन पॉइंट होगा और ये दोनों फोर्सेस भी कहलाती हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। इसको मजीद समझने के लिए सपोज करें कि आपके पास एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, इसको आपने तोड़ना है, तो आप इस पर दोनों तरह से फोर्स लगा सकते हैं। क्या फोर्स लगाएं और इसे इनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करें, या इन दोनों पॉइंट्स पर फोर्स लगाकर इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचें तो ये टूटेगा। सपोज करें कि आपने एक फोर्स इस तरफ लगाई और एक फोर्स इस तरफ लगाई। अब ये दोनों फोर्सेस जब आप अप्लाई करते हैं तो आप जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की वो ये कि ये इस जगह से कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एक्शन था वो यहाँ कहीं था, जिसे आप सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो आपको एक कॉमन पॉइंट पर नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस कॉमन पॉइंट से पास करेगा और यहाँ पर आपको इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट नजर आएगा। सो ये सारी एग्जाम्पल आपको ये बता रही हैं कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस कुछ इस तरह से अप्लाई हों कि उन फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो, तो वो फोर्सेस कहलाती हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। और इन फोर्सेस का जो मिनिमम नंबर है वो 2 और इससे ज्यादा क्या है वो कुछ भी हो सकता है, यानी मिनिमम कॉन्करेंट फोर्सेस 2 होती हैं
और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। When two or more forces are acting on a body and the line of action of these forces pass through a common point, then these forces are said to be concurrent forces. ये तो था कि concurrent forces क्या होती हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट पर concurrent forces अप्लाई हो रही हैं और आप ये चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहे, यानी उस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो, तो इसके लिए हम इस कॉन्करेंट फोर्सेस वाली सिचुएशन को किस तरह ऑब्जर्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, इस इक्विलिब्रियम फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस को ऑब्जर्व करने के लिए हम आपकी बुक से ही एक एग्जाम्पल को लेते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक पीस ऑफ मीट है और उसे 3 डॉग्स जो हैं वो खींच रहे हैं। सपोज करें एक डॉग ने जो फोर्स लगाई वो है F1 और सेकंड डॉग ने जो फोर्स लगाई वो है F2 और एक थर्ड डॉग है जो फोर्स लगा रहा है F3। अब अगर ये पीस ऑफ मीट कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा, तीनों डॉग्स कोशिश कर रहे हैं इसको स्नैच करने की, लेकिन किसी की तरफ भी ये पीस मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में भी इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा या लाइन ऑफ एक्शन है इन तीनों फोर्सेस की, वो एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं, विच मीन्स कि ये तीनों फोर्सेस फिर क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये होगा कि इन 3 फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है या नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, F1 प्लस F2 प्लस F3। और अगर इक्विलिब्रियम है तो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। और अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सेलरेशन इसमें क्योंकि 0 है तो आपके पास F नेट भी क्या होगा, 0 होगा। सो अगर नेट फोर्स इस पीस ऑफ मीट पर 0 है तो इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 ये तीनों का जो सम है वो जो एक नेट इफेक्ट जनरेट कर रहा है वो 0 है। सो जब फोर्स नेट 0 होगी इस पीस ऑफ मीट पर तो ऑब्वियसली फिर ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो 0 हो जाएगा। इसको फर्दर समझते हैं एक और एग्जांपल से जहां आपने जस्ट 2 फोर्सेस इमेजिन की हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने एक फोर्स लगाई F1 और एक फोर्स लगाई F2, इनका आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट है। आप चाहते हैं कि ये जो कॉन्करेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इस ऑब्जेक्ट पर, इन कॉन्करेंट फोर्सेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो क्या सिर्फ इन 2 फोर्सेस की प्रेजेंस में ये पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो? नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि ये दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा देंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में हो, यानी ये मूव ना कर रहा हो, तो फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक थर्ड फोर्स की। और वो थर्ड फोर्स अब आपने किस मैग्नीट्यूड की और किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, उसके लिए आप पहले F1 F2 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। और वो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ या आप इनका रिजल्टेंट जिसे कहते हैं वो ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास इस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा F1 प्लस F2 के इक्वल। इसका मतलब कि ये दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स अप्लाई कर रही हैं वो इस डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जा रहा है तो फिर आपको इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक तीसरी फोर्स लगानी पड़ेगी जो बिल्कुल इस फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होगी और उसको आप कहेंगे F3। आप ये भी कह सकते हैं कि इस सिस्टम पर अब अगर F1, F2 और F3 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स है या तीनों फोर्सेस की वजह से जो एक नेट फोर्स का इफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो 0 है। सो यू कैन से कि नेट फोर्स जो कि इस वक्त F1, F2, F3 का सम होगा F1 प्लस F2 प्लस F3,
वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो। अगर ये नेट फोर्स 0 है तो 0 किसके इक्वल हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 के। और इस इक्वलिटी से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो थर्ड फोर्स अप्लाई होनी थी उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो F3 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस F1 प्लस F2 के, जिसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड इन दो फोर्सेस के सम के इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन एग्जैक्टली इस फोर्स के ऑपोजिट होना चाहिए। ये नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सो अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर ये 3 फोर्सेस आप अप्लाई करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सो अब इस चीज को अगर आप डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं 2 और मोर कॉन्करेंट फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। यानी F1 और F2 2 कॉन्करेंट फोर्सेस थी, आपने इन कॉन्करेंट फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एक थर्ड सिंगल फोर्स अप्लाई की जो इनके कंबाइंड रिजल्टेंट के इक्वल और ऑपोजिट थी। सो ये था कि किस तरह आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। तब कहेंगे जब वो फोर्सेस कुछ इस तरह उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हों कि उनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट में से पास कर रहा हो। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 2 या 3 या मोर देन दिस फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, तो आप उन फोर्सेस के रिजल्टेंट के एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर अप्लाई करेंगे जो कि एक सिंगल फोर्स होगी तो आपका वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्करेंट फोर्सेस। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।